Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start modern Indian history. आधुनिक भारत का इतिहास हम आज शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये आज का चैप्टर है हमारा। सबसे पहले बात ये मैं समझनी है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कब से होती है। टाइम पीरियड, हिस्ट्री में टाइम पीरियड का बहुत बड़ा रोल है। किस सेंचुरी से, किस ईयर से, किस पर्टिकुलर इवेंट से हम ये मानेंगे कि भैया ये मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग है, यहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो डेटलाइन होगी, जो इवेंट होगा, हिस्टोरियंस ने किसको सबसे ज्यादा माना है, इस पे अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियंस है इसको लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो मुगल पीरियड का जहां से एंड हो रहा है, एंड ऑफ मुगल पीरियड, एक ये इवेंट ऐसा होगा, एक ये ऐसी डेटलाइन होगी जिसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग समझेंगे। लेकिन एंड ऑफ मुगल पीरियड हम देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, जब बहादुर शाह जफर को रंगून डिपोर्ट कर दिया था, उसके बाद कंप्लीटली मुगल पीरियड इंडिया से एंड होता है। बट इसमें दूसरा मत ये है, दूसरा ओपिनियन ये है कि जब 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहां से मुगल पीरियड का जो पहला फेज था उसका एंड होता है। अब यहां से जो इवेंट स्टार्ट होंगे, कुछ हिस्टोरियंस ने उसको मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग मानी है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो रूल था इंडिया पे, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड रूल था, काफी केंद्रीकृत शासन था उसका, हाईली सेंट्रलाइज्ड रूल था। अब हाईली सेंट्रलाइज्ड रूल का एंड हो रहा है, तो अब अदर पावर्स जो हैं, जो इंडिया में पॉलिटिकल सुपरमेसी के लिए, राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो संघर्षरत हैं, उन्हें मौका मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियंस या अदर लोकल रूलर्स। तो यहां से भी माना जा सकता है कि हाँ भैया मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट हो गए। मॉडर्न इंडिया यहां से स्टार्ट हो गया क्योंकि यहां पे यूरोपियंस, और खासकर इन यूरोपियंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं, जो हमारे इस पूरे मॉडर्न इंडियन सेगमेंट के जो कह लीजिए कि हमारे नायक बने रहेंगे, वो ब्रिटिशर्स रहेंगे। तो हम यहां से भी मान सकते हैं कि हाँ मॉडर्न इंडिया की स्टार्ट हो सकता है। ऐसा हिस्टोरियंस का ये भी मत है। पहला मत तो चलिए 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात हुई, पहला ओपिनियन ये रखा गया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। दूसरी बात क्या हो सकती है? 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद रीजनल पावर्स में काफी स्ट्रगल हुआ सुपरमेसी के लिए। मराठास हैं, रोहिलास हैं, साइड बाय साइड अब्दाली जैसे जो प्लंडरर्स थे, उनका अटैक भी हो रहा है इंडिया पे। तो काफी डिस्टर्ब सिचुएशन थी। जो 18th सेंचुरी इंडिया है, बेसिकली 18th सेंचुरी जो इंडिया है, इसका स्टार्टिंग फेज काफी डिस्टर्ब रहा। कई ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे आउटसाइड प्लंडरिंग हो गई, एक सेंट्रलाइज रूल का कोलैप्स करना हो गया, अदर रीजनल पावर्स का सत्ता के लिए, पावर के लिए स्ट्रगल करना हो गया। बात समझ रहे हैं? कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से 18th सेंचुरी इंडिया का जो स्टार्टिंग फेज था काफी अनस्टेबल था, काफी अस्थिरता थी इसमें। 18th सेंचुरी इंडिया, जब 1707 औरंगजेब की डेथ की बात कर लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम आएंगे, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ इंडियन हिस्ट्री में, वो भी 18th सेंचुरी में ही हुआ। कब हुआ? 1757 में।
बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ये इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये इवेंट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है कि इसको एक मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग का एक पॉइंट मान लिया गया कि यहां से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी। जैसा कि आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि यूरोपियंस इंडिया में, ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस इंडिया में 18वीं सेंचुरी से या 17वीं सेंचुरी से ही भारत में है। फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया आया, वास्को द गामा, वो आया 1498 में, और मुगल्स का रूल इसके बाद स्टार्ट हुआ है। तो यहां से हम नहीं कह सकते कि हाँ यहां से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया, नहीं, क्योंकि इनका सोल पर्पस क्या है, ट्रेड है। सोल पर्पस ट्रेड है, प्रॉफिट है। भाई पैसा यहां से गुड्स लेके जाने हैं, अपने यूरोप में सेल करने हैं, प्रॉफिट अर्न करना है, इनका यही मोटिव है। तो ये चीज तो बहुत पहले चली आ रही थी इंडिया में। ग्रीक्स तो बहुत पहले से आ रहे थे, यूरोपियंस बहुत पहले से आ रहे थे। हाँ, डिफरेंस ये है कि वास्को डी गामा सी रूट के थ्रू आया, वाया केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा पार करते हुए पहुंचा अपना कालीकट पे। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में, किसी ने क्या बोलते हैं कि लैंड रूट से इंडिया में आते थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के से उनका जो है ट्रेड होता था। इवेंट 1757 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में पॉलिटिकल पावर रखी, पॉलिटिकल सुपरमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल मोनोपोली क्रिएट की गई इंडिया में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ब्रिटिशर्स ने यहां पॉलिटिकल मोनोपोली तो स्टैब्लिश कर ली, लेकिन क्या ब्रिटिशर्स गद्दी पे बैठे बंगाल के? बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली बंगाल। क्या ब्रिटिशर्स गद्दी पे बैठे? नहीं। क्यों? वाई? ब्रिटिशर्स का इंटेंशन भारत पे शासन करने का नहीं है। और ये ब्रिटिशर्स जो मैं कह रहा हूं, मैं किसको रिफर कर रहा हूं? मैं रिफर कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम में ही लगा हुआ है कंपनी। अल्टीमेट एम प्रॉफिट है, अल्टीमेट एम मनी है, ट्रेड में सुपरमेसी है, रूल का उनका मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में इसलिए ली है ताकि इकोनॉमिक पावर को ज्यादा इजीली एक्सरसाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सेंस में ज्यादा मनी गेन किया जा सके। शुरुआत में हम देखेंगे क्या भैया कि गद्दी पे नहीं बैठती है ना, बंगाल के नवाब को ही बैठाएंगे, लेकिन वो पपेट नवाब होगा, इनके कहने पे चलेगा, इनके कहने पे वो काम करेगा। वो गद्दी पे इसलिए नहीं बैठते। भाई गद्दी पे बैठना मतलब क्या? गद्दी पे बैठना मतलब भैया शासन आपको खुद करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं आपको खुद करनी पड़ेंगी। आपके पास इतनी सेना भी नहीं है कि मान लीजिएगा जनता के बीच में रोष हो गया, जनता में विद्रोह हो गया, डिसकंटेंट हो गया, तो आप उसको हैंडल कर सकें, आप वो भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये गद्दी पे नहीं बैठे। दे डिडंट स्टैंड ऑन द थ्रोन, दे चूज अ लोकल, दे ऑलवेज चूज लोकल रूलर्स फॉर बंगाल। अब अल्टीमेट एम कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर क्या करेगी? उसको प्रॉफिट करना है। वो दीवानी लेती है, जमींदारी राइट्स लेती है। आगे चल के 1764 का बैटल होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा। ये 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में हमें बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलेगा। इसमें डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी 1765 में। डुअल गवर्नमेंट इज द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दो एंटिटीज का रूल इज डुअल गवर्नमेंट। दीवानी और निजामत फंक्शन में बांट दिया गया था पूरे बंगाल के अधिकारों को। एक पॉइंट ये हो गया। तो एक पॉइंट हमने माना, हिस्ट्री के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो 1707 को हमने माना कि हाँ यहां से औरंगजेब की डेथ हुई, तो यहां से यूरोपियंस क्या हुए? यूरोपियंस गेम में आ गए एक्टिवली, डायरेक्टली। पहले होता था, पहले ये गेम में रहते थे, लेकिन हाँ पहले ये क्या करते थे कि किसी न किसी राजा को सपोर्ट करते थे। ये काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स में हुआ करते थे। कौन कौन? मोस्टली आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा
ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। अन्य पावर, अन्य ताकतें भी थी। पोर्चुगीज स्ट्रांग थे, फ्रेंच स्ट्रांग थे, ब्रिटिश स्ट्रांग थे। डच को इनको बाहर करने में, डेन्स को बाहर करने में ज्यादा मेहनत मशक्कत इनको नहीं करनी पड़ी, लेकिन इनके राइवल्स दो ही थे, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिशर्स। ये दो आपस में राइवल्स थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। और ये राइवलरी सिर्फ इंडिया में नहीं, ये राइवलरी ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखेगी। जब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ जब हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आप वहां शुरुआत से देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में कंटिन्यूअसली राइवलरी होती रहती है। 7 ईयर्स वॉर कह लीजिए, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन की वॉर कह लीजिए, बात ठीक है। कंटिन्यूअसली नेपोलियन एरा रहेगा फ्रांस में, उसके बाद भी इन लोगों से स्ट्रगल होता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली कई मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स एज रखते हैं ओवर द फ्रेंच। तो पहली इवेंट तो हमने रखा कि भाई 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स प्ले में आ गए। सेकेंड डेट हमने रखी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो असली गेम में आ गए। इंडिया में 1757 में उन्होंने क्या स्थापित किया, इंडिया में उन्होंने स्थापित किया पॉलिटिकल मोनोपोली, पॉलिटिकल मोनोपोली, राजनीतिक एकाधिकार। ये बहुत बड़ा टर्म है मोनोपोली, ये बहुत बड़ा टर्म है मोनोपोली। सर आपने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है, कोई राइवल पावर्स नहीं है, राइवल पावर्स को आपने अपनी पावर से बाहर किया है। राइवल पावर्स मींस राइवल पावर दोनों, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल कौन कौन से, जो मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे और ताकतें होंगी, जैसे बंगाल के नवाब हुए, और भी जैसे कि सिराजुद्दौला थे प्लासी में जो हराए गए थे। इन ताकतों को बाहर किया ही किया, डराया उनको। साइड बाय साइड फ्रेंच, इनको भी बाहर किया। चंद्रनगर में फ्रेंच की फैक्ट्री थी, बाहर किया इनको। अब तीसरी डेट की अगर हम बात करें, पहली डेट, दूसरी डेट, अब हम तीसरी तारीख की बात रखें। तीसरा इवेंट, तारीख नहीं इसको कहेंगे, डेट नहीं कहेंगे, इसको इवेंट कहते हैं, कि थर्ड इवेंट ऐसा क्या हुआ जहां से हम मानेंगे कि हाँ, यहां से कही जा सकती है कि एक्टिवली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नींव रखी गई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हुई। वो डेट हो सकती है 1761। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है 1761? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड इन दिस ईयर, इन 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या इंपॉर्टेंट है इस युद्ध में? इस युद्ध में ना हमें ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, अन्य यूरोपीय ताकतें भी हमें एक्टिवली नहीं देखने को मिलती इसमें। तो हम कैसे माने कि 1761 में क्या हुआ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो सकती है। 1761 में बड़ी चीज ये हुई कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, बात समझ रहे हैं? अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में प्लंडरिंग करते हुए एक बहुत बड़ी पावर, इंडिया में प्लंडरिंग करते हुए एक बहुत बड़ी पावर मराठास को हरा दिया। एक समय था जब मराठास नाइटमेयर हुआ करते थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो मुगल्स हो, मराठास की इतनी ताकत हुआ करती थी। जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम कब क्रिएट हुआ? 1707 में औरंगजेब की डेथ, गद्दी पे अब जितने भी शासक आ रहे हैं सब वीक और इनकेपेबल रूलर्स आ रहे हैं, सीरीज में लगातार इनकेपेबल और वीक रूलर्स आए हैं। औरंगजेब जिस हिसाब से पावर सेंट्रलाइज करके औरंगजेब ने रखा था, वैसा रूलर अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। सबको डर है दिल्ली पे भैया कब्जा हो सकता है, कब्जा कोई कर सकता है। अब्दाली के पहले नादिर शाह करता था। कौन करता था? नादिर शाह, पर्शियन। अब्दाली का अगर बेस देखें तो मोस्टली आपको अफगान रेंज देखने को मिलेगा। मराठास बहुत बड़ी शक्ति। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा की
बड़ी सेना को हराया है। मराठास ने भी टक्कर दी थी इनको, अब्दाली को भी मराठास ने भी बहुत बड़ी टक्कर दी, लेकिन मराठास के हारते ही नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में जो कि मुगलों की सीट हुआ करती थी, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, शक्ति निर्वात की स्थिति पैदा हो गई कि भैया शासन अब करेगा तो करेगा कौन। ज्यादातर दुनिया या फिर ज्यादातर इंडियंस किसको देख रहे थे, मराठास को देख रहे थे कि भैया आपके पास शक्ति है, हो सकता है दिल्ली पे आप कब्जा करें, दिल्ली पे आप बैठे, जो दिल्ली पे बैठेगा वो भारत का शासन करेगा। लेकिन मराठास के हारते ही अब सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि नाउ हु विल बी द रूलर। किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उस समय अदर देन मराठास कि वो दिल्ली को क्लेम कर सके। और अब्दाली सिंपली प्लंडरिंग का काम करना है, कोई शासन नहीं करना है भारत पे, शौक नहीं है, नहीं भैया शासन करना है नहीं, भारत आना है, लूटना है, मंदिरों को लूटा, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स को लूटा, पैसा इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, गोल्ड इकट्ठा किया, सोने जवाहरात जैसे भी कह लीजिए, वापस चले गए अपने देश में, जहां भी उनका देश रहा होगा, अफगानिस्तान के आसपास का जो रीजन का उनका क्षेत्र है, वहां जाके विकास कर रहे, पैसा वहां लगाना, भारत में कुछ शासन नहीं करना। जैसे ब्रिटिशर्स क्लियर थे, जैसे ये कंपनी क्लियर थी कि हमारा इकोनॉमिक मोटिव है सिंपली, वैसे अब्दाली क्लियर था कि इसका मोटिव सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव है। मराठास हार गए, मराठास हार चुके हैं, मराठास को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और अब्दाली को यहां पे इस बैटल में 1761 के अब्दाली को रोहिल्लास ने साथ दिया था। रोहिल्लास उत्तराखंड के आसपास आपको हिमालयन फुटहिल्स में रोहिलखंड देखने को मिलेगा, रोहिल्लास वहीं बिलोंग करते हैं। मराठास ने फिर रिवर्ट बैक किया, वो बात की कहानी है कि मराठास सरदार सेनापति फिर से आते हैं, रोहिल्लास के जो गवर्नर बना के गया था उनको फिर से अटैक करते हैं, रोहिल्लास को पूरा खाली करते हैं, वहां से दिल्ली पे फिर से एक तरह से मराठास की शक्ति स्थापित की जाती है, एस्टेब्लिश की जाता है, वो बात की बात है। फिलहाल वी आर डिस्कसिंग की मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हो गया। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने से ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को क्लियर अब दिख रहा है क्या कि भैया एक जो बड़ी शक्ति जो मराठा हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है लड़ाई में, उनके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं, क्योंकि उनको वॉर में सेटबैक लगा है ना, वॉर में सेटबैक लगा है। अब तुरंत तो रीजनरेट नहीं कर सकते खुद को, समय लगेगा, सेना जुटाने में, पैसा जुटाने में समय लगेगा, तब क्लेम करेंगे वो खुद को। ब्रिटिश के पास अच्छा चांस है, ब्रिटिश के पास अच्छा चांस है कि भैया शासन पे अब कोई नहीं है, अब कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं है, तो क्यों ना पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। और ये 1761 में हुआ है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, बंगाल को आ रहा है, याद रखिएगा, ये बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। और पानीपत से क्या इफेक्ट पड़ा है, पानीपत से पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे इफेक्ट पड़ा है। ये इफेक्ट, the effect of battle of Plassey was limited only to Bengal, but the effect of battle of Plassey in which the Marathas lost, this effect was seen all over the India, all over northern India, all over the northern India. So now Britishers are very clear that along with Bengal they can claim the area of northern India. But again, that same fear, do they have enough resources, do they have enough army, क्या उनके पास इतनी शक्ति है, क्या उनके पास इतनी क्षमता है? क्षमताएं होती नहीं, क्षमताएं बनानी पड़ती हैं। हिस्ट्री से सीखना होता है, हमें इतिहास से सीखना होता है। क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है तो आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हाँ मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्षमता नहीं है, यू कैन क्रिएट इट, आप क्षमता बढ़ा सकते हैं ना, क्षमता बना सकते हैं। ब्रिटिशर्स भी अगर ये सोच के बैठ जाते कि क्षमता नहीं है, हमारे पास इतनी आर्मी नहीं है कि हम मराठा से लड़ सकें, हम और मुगलों से लड़ सकें, हम अब्दाली से लड़ सकें, हम अफगानियों से लड़ सकें, हम अवध से लड़ सकें, हम मैसूर से लड़ सकें। क्षमता बनाई, प्लानिंग किया, प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग किया है, समय बिताया है। यहां क्लाइव सर का पूरा दिमाग है। कौन है? क्लाइव,
अ वेरी कैपेबल कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर, अ वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। ब्रिटिशर्स को हमेशा ब्रिटिशर्स को सर कह लीजिए आपको कि एक एज मिलती थी हमेशा। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे इतने कैपेबल होते थे, इतने वाइज होते थे कि पावर कंसोलिडेशन में कभी इन्हें दिक्कत हुई ही नहीं। और साइड बाय साइड इनको अपने होम कंट्री से, ब्रिटेन से फ्री हैंड भी मिलता था। जो रॉयल सोसाइटी थी इंग्लैंड की, इन्हें फ्री हैंड दे रखी थी। ठीक है, डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन अगर वो भी कर दें तो भाई कंट्रोल में आ जाएंगे ना। कंट्रोल में अगर पावर कंपनी आ गई या कंट्रोल में अगर ब्रिटिशर्स आ गए तो अपनी पावर का फुल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो लिबर्टी भी चाहिए, लिबर्टी भी दे रखी है रॉयल सोसाइटी ने। कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइव, फॉर एग्जांपल वेलेस्ली, दोनों अर्थर वेलेस्ली और रिचर्ड वेलेस्ली दोनों भाई। बात समझ रहे हैं? कर्जन, ऐसे बहुत से नाम देखने को मिलेंगे जो बड़े बहुत कैपेबल शासक भारत में देखने को मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स। प्लानिंग किए ब्रिटिशर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन केम द पीरियड ऑफ 1764। Then came the period of 1764. Why Buxar is the Battle of Buxar was more planned, nicely executed, finely thought. Why? Because in this battle, इस युद्ध में इन्होंने बंगाल के नवाब, इसको बंगाल के नवाब तो नहीं थे, मोहम्मद कासिम वाज वहां से उनको निकाला गया था। वैसा नहीं था बंगाल के नवाब थे, उनको वहां से निकाला गया था। बंगाल के नवाब, नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पायर, इन तीनों की सेनाओं को कंबाइंड रूप से हराया था। इन तीनों की सेनाओं ने, मोस्टली मैं इन दोनों को कह सकता हूं, ये तो निष्कासित नवाब थे बंगाल के, इन्हें बंगाल से निष्कासित किया गया था। मोहम्मद कासिम नवाब ऑफ बंगाल जो निष्कासित थे वहां से, शुजा उद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड द मुगल एम्पायर। इन तीनों को कंबाइंडली बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में हराया गया था। अब बताइए, प्लासी से सिर्फ बंगाल पे प्रभुत्व स्थापित हुआ, प्लासी से सिर्फ बंगाल में मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई और वो सक्सेसफुल हुए। बट बक्सर के बैटल से क्या हो रहा है कि लगभग आपको दिख रहा होगा होल नॉर्दर्न इंडिया कैप्चर किया जा रहा है। और ये ग्राउंड कहां से प्रिपेयर है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 से प्रिपेयर है, क्योंकि 1761 के बाद कोई ऐसी बड़ी शक्ति है नहीं जो चैलेंज करे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भैया? ग्राउंड खाली है, मौका अच्छा है। नवाब ऑफ अवध और मुगल बादशाह को हराना, यह मैसेज ब्रिटेन क्या यूरोप तक पहुंचा कि भैया भारत में मुगल एम्परर को हराया जा चुका है। ये बहुत बड़ी जीत थी। चर्चा करेंगे आगे जब यूरोपियन एक्सपेंशन पढ़ेंगे, यूरोपियन पेनिट्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ और यूरोपियन कैसे कैसे धीरे धीरे पेनिट्रेट किए इंडिया में। उस चैप्टर में उसको डिटेल में देखेंगे। हाँ, लेकिन मॉडर्न इंडिया की जो स्टार्टिंग की हम बात कर रहे थे वो आप देख सकते हैं। तीनों पॉइंट वैलिड लग रहा है ऑब्वियसली। 1707 औरंगजेब की डेथ भाई सही है, पोजीशन खाली है, क्लेम कर सकते हैं। 1757 प्लासी, पॉलिटिकल मोनोपोली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एनी इंडियन प्रोविंस ऑन बंगाल, established by Britishers. And third, the 1764, in which a very mighty empire, mighty Maratha empire was defeated by M.S. Abdali. तीनों स्थिति बन रही है। अब एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि हम क्या रेफरेंस लेके चलेंगे अपनी क्लास में। बेसिकली कहां से हम ये डेट उठाएंगे जहां से हम ये कह देंगे कि हाँ, यहां से कुछ इवेंट्स हमें देखने हैं कि यहां से भैया मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग है। चर्चा करते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कमीशन हो, कोई भी आयोग है, वो आयोग आपसे बात करता है। आपको लगता होगा कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कैसे होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कमीशन आपसे बात करता है, बातों को आप समझ पाते कि नहीं समझ पाते, ये मसला है। वो बात कैसे करते हैं? थ्रू सिलेबस एंड थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स। बात समझिए, सिलेबस में फाइनली प्रॉपरली इंडिकेट किया जाता है कि भैया एक बाउंड्री, एक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, किसको आप उस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग मानेंगे, यूपीएससी आपसे कहां से क्या चीज एक्सपेक्ट करेगा। ये बात हमेशा एक टाइमलाइन में, एक सिलेबस के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है कि भैया आप उसको, उसकी एनालिसिस कितनी बेहतरीन तरीके से करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस ये है, समझिए। मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मॉडर्न इंडिया का सिलेबस ये है, ये एरिया है जो मॉडर्न इंडिया कवर करता है। मॉडर्न इंडिया सिलेबस यूपीएससी के हिसाब से, स्टेट पीसीएस के हिसाब से, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस, आरजीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी के हिसाब से मान लीजिए ये सिलेबस है। लेकिन हमारा काम यहां क्या होगा, हम किस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे कि हम इस सिलेबस के साथ साथ, इस फोटो के साथ साथ, इस फोटो फ्रेम की भी चर्चा करेंगे। इस फोटो के साथ साथ इस फोटो फ्रेम की भी चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हिस्ट्री है या कोई सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोई हो, बिना बैकग्राउंड बनाए डायरेक्टली वी कैन नॉट जंप ऑन द टॉपिक, अदरवाइज लिंक विल बी मिस्ड। बिना बैकग्राउंड प्रिपेयर किए हम डायरेक्टली टॉपिक्स पे जंप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग की बात हुई, प्लासी से यू शुरू कर दिया। अरे प्लासी तक पहुंचे कैसे, नौबत कैसे आई प्लासी तक पहुंचने के लिए? व्हाट वर द इवेंट्स, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया दैट वी रीच्ड टू अ इवेंट लाइक प्लासी? व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इंडिया में कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे थे, किन ताकतों ने जो है कि शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमें सिर्फ डायरेक्टली टॉपिक पे जंप नहीं करना, हमें इस जो ये फोटो फ्रेम है इसकी भी चर्चा करनी है। यही फोटो फ्रेम हमारा बैकग्राउंड बनाते हैं। ये फोटो हमें आंसर करेगी व्हाट, बट ये फोटो फ्रेम और ये बैकग्राउंड हमें आंसर करेगा क्या? वाई। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी व्हाट से नहीं सर, वाई से ही बनेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाई से बनेगी, ना कि व्हाट से बनेगी। व्हाट आपको बताएगा कि हाँ ये इवेंट क्या है, 1757 प्लासी का बैटल है, क्या है प्लासी का बैटल है, यूरोपियन अमेरिका ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, ये वोट हो गया। वाई, क्यों हुआ ऐसा? एंड वन थिंग मोर, यूपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस कमीशन, सर वो कमीशन आयोग एक एडमिनिस्ट्रेटर चाह रहा है, एक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुशल लोगों को ढूंढ रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। उनका मतलब ये है क्यों हुआ, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या आपके पास है? डू यू पजेस दिस क्वालिटी? क्या आप एनालिटिकल माइंडसेट के हैं? क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा इतनी यूरोपियन पावर्स थी तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों उन यूरोपियन पावर की रेस में सबसे आगे आए? क्या इंडियन रूलर्स के अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी थी कि किसी इंडियन रूलर ने, खास करके मराठा इंपायर, इतनी बड़ी शक्ति ने क्या किया, शक्ति के लिए जो है कि, या सत्ता के लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए दावा नहीं ठोक पाए? ये समझना पड़ेगा, ये एनालिसिस की बात है। तो वी विल डिस्कस फोटो फ्रेम ऑल्सो, वी विल डिस्कस बैकग्राउंड ऑल्सो। सो
irrespective of the events, what I'm saying, irrespective of a particular event, a specific event, we will deal the very first chapter, the very first topic which we will deal is 18th century India. जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी बैकग्राउंड प्रिपेयर होगी, सभी 18th सेंचुरी में ही होगी. तो क्यों ना हम पूरे 18th सेंचुरी को ही डील कर लें? क्यों हम स्पेसिफिक इवेंट में 1757 में, 1761 में, 1707 में, हम 18th सेंचुरी इंडिया को ही देख लेते हैं. क्योंकि यूरोपियंस और खासकर उनमें ब्रिटिशर्स का जो रूल हुआ है, जो शासन हुआ है, वो सोशली, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, एजुकेशनली कह लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने प्रभाव डाला. हर क्षेत्र, दे हैव इंपैक्टेड ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ इंडिया. तो क्यों ना हम ये समझ लें कि 18th सेंचुरी इंडिया की था कैसा. ये 18th सेंचुरी इंडिया की टॉपिक हमें ये बताएगी कि यूरोपियन लीगेसी कैसी थी. सॉरी, मुगल लीगेसी कैसी थी, नॉट यूरोपियन, सॉरी, मुगल शासन कैसा था. वो बताएगा कि हमें 18th सेंचुरी इंडिया हमें ये आईना दिखाने का काम करेगा कि हाँ, मुगल्स इस पद्धति पे चल रहे थे. इंडिया की व्यवस्था, भारत की व्यवस्था ऐसी थी, भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, सोसाइटल सिस्टम ऐसा था, कल्चरल सिस्टम ऐसा था, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा था. तो 18th सेंचुरी इंडिया हमें वो बता देगा. तो ये पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा, ये जानने से हमें फायदा क्या होगा? जानने से हमें ये फायदा होगा कि जब ब्रिटिशर्स का रूल चलेगा इंडिया पे, तो 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का इंडिया कैसा रहेगा, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी इंडिया कैसा रहेगा, हम ये समझ जाएंगे. 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी इंडिया कैसा रहेगा, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा ना कि हाँ, 18th सेंचुरी इंडिया कैसा था, क्या बदलाव हुए, चेंजेस क्या है. बात समझ रहे हैं? बदलाव आया. हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो 200 साल का शासन था, 100 साल कंपनी का और लगभग 100 साल क्राउन जो रूल था. इकोनॉमिक जो है कि प्रॉब्लम्स इंडिया को हुई, पॉवर्टी हुई, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुई, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हुई. अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम्स हुई, ठीक. इकोनॉमिकली इंडिया बैकवर्ड हुआ, ठीक. क्या इकोनॉमिकली इंडिया कभी साउंड था? तो ये 18th सेंचुरी इंडिया हमें बताएगा कि क्या इंडिया इकोनॉमिकली साउंड था. सोशली क्या हम इतने इंटीग्रेटेड थे जितने ब्रिटिश काल में हम रहे हैं, या उससे ज्यादा थे, उससे कम थे. तो ये 18th सेंचुरी इंडिया, द 18th सेंचुरी इंडिया विल एक्ट एज अ मिरर. ओके, हमारा बैकग्राउंड प्रिपेयर होगा इससे कि 19 और 20th सेंचुरी इंडिया के लिए 18th सेंचुरी इंडिया हमें जानना जरूरी है. तो रफली हम 18th सेंचुरी इंडिया से ही अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और ये बड़ी अच्छी शुरुआत होगी. 18th सेंचुरी इंडिया से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो ऑलमोस्ट क्या, लगभग सभी चीजें, क्योंकि मेजर इवेंट्स जो भी होंगे, मुगलों का डिक्लाइन होगा, सोशली इंडिया कैसा था, कल्चरल इंडिया कैसा था, इकोनॉमिकली इंडिया कैसा था, जो भी चर्चा की हम लोगों ने, वो भी पता चल जाएगा हमें. फेज मैनर में जो मुगलों का डिक्लाइन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. तो 18th सेंचुरी इंडिया विल बी द फर्स्ट चैप्टर विच वी विल डिस्कस. इसीलिए ये बात बारीकी से समझिए, इसीलिए आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, आप एनी अदर स्टैंडर्ड बुक लाइक स्पेक्ट्रम उठा के देखिए, ये चैप्टर आपको दिखेगा ही दिखेगा. 18th सेंचुरी इंडिया. भाई कुछ लॉजिक होगा एनसीईआरटी का इस चैप्टर को पुट करने का बुक में आपके. क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि 18th सेंचुरी इंडिया की सोसाइटी आप जब तक नहीं समझेंगे, उस पर पड़ने वाले ब्रिटिश इंपैक्ट को हम कैसे समझेंगे? जब हम जानेंगे कि अच्छा 18वीं सदी ऐसी थी, तब हम जान पाएंगे ना कि हाँ उसका इंपैक्ट कैसा था. ठीक है, बात क्लियर है. 18th सेंचुरी इंडिया पे आते हैं. एक अलंकार कह लीजिए 18th सेंचुरी इंडिया के लिए बड़े अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, एक अच्छा सेंटेंस यूज किया गया. 18th सेंचुरी इंडिया वॉज द लैंड ऑफ कंट्रास्ट.
विरोधाभास की भूमि, सॉरी, कौन? इंडिया। कब? 18th सेंचुरी। वाई? अगर ये बात कही गई तो क्यों कही गई? वॉज द लैंड ऑफ कंट्रास्ट। वाई? विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है? इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, एक एग्जांपल देके आपको प्रेजेंट करता हूं कि हाँ व्हाई इट वाज सेड दैट इंडिया वाज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट इन 18th सेंचुरी। एक एग्जांपल देके अगर आपको मैं प्रेजेंट करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब इकोनॉमिकली अगर देखते हैं हम, इकोनॉमिक सेंस से अगर इंडिया को हम देखते हैं 18th सेंचुरी में, तो क्या होता है? पॉवर्टी इंडिया में कॉमन थी, काफी कॉमन बात थी 18th सेंचुरी में पॉवर्टी, गरीबी। लेकिन साइड बाय साइड दूसरे सेक्शन में कुछ उच्च वर्ग के लोगों में देखा जाए तो एक्सेसिव लग्जरी थी। अब देखिए, लग्जरी दैट टू एक्सेसिव, एंड दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं? पॉवर्टी, कंट्रास्ट। एटीन सेंचुरी में कहा गया इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर एंड इट इंपोर्टेड वेरी लेस। बहुत कम इंपोर्ट करता था, ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते थे। अब जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, बात समझिए, आज एग्जांपल आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी इकोनॉमीज अगर आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू देयर इंपोर्ट्स, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ कंडीशन आप देखेंगे बेटर है। हमारे यहाँ इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर इंडिया नेट एक्सपोर्टर था, इंडिया इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, मेटल्स एक्सपोर्ट कर रहा है, जेमस्टोन एक्सपोर्ट कर रहा था उस समय, जूट एक्सपोर्ट कर रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग। इकोनॉमिक हेल्थ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस इकोनॉमिक हेल्थ का ज्यादातर फायदा उठा कौन रहा है? कह लिया जाए, अगर ये टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आप लोगों को, वर्ल्ड हिस्ट्री में नोबल्स। कुछ लोगों के पास ही इसका प्रॉफिट मूव कर रहा है। जनता क्या है? जनता में अभी भी पॉवर्टी है, लेकिन एक कैच है यहां पे। कंट्रास्ट दिखा नहीं दिखा आपको? नेट एक्सपोर्टर है बट फिर भी अच्छी खासी पॉवर्टी प्रिवेल कर रही है। कंट्रास्ट। एक बात यह है कि इंडिया की जो पॉवर्टी की सिचुएशन अभी 18th सेंचुरी में है, वो फिर भी बेटर है, फिर भी बेटर है। किससे? नाइनटीन सेंचुरी के एंड में ब्रिटिशर्स ने जो हाल किया था भारत का, 19th सेंचुरी के एंड में, 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हाल किया था, वो उसकी अपेक्षा 18वीं सदी की इकोनॉमिक कंडीशन काफी बेहतर थी भारत की। इंडिया फ्रॉम बीइंग एन नेट एक्सपोर्टर इन 19th century till the end of 19th century it became net importer। आयातक बन गए, हम निर्यातक थे, बने हुए उत्पादों का हम निर्यात करते थे। विश्व में भारत का कपास, कॉटन, जूट, जेमस्टोन्स, ये सब फेमस थे। बट 19th सेंचुरी के इंडिया में, 19th सेंचुरी आते आते इंडिया क्या हो गया? नेट इंपोर्टर हो गया। किसका? फिनिश गुड्स का। और हम एक्सपोर्टर किसके हो गए? एक्सपोर्टर हम हो गए रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल कॉटन। पहले हम जब नेट एक्सपोर्टर थे तो कॉटन से बनी हुई शॉल, कपड़े ये एक्सपोर्ट करते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि हम कॉटन से बने कपड़े वगैरह क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट चलिए कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसा एक्सपोर्ट का आ किसके पास रहा है? हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक्सचेकर में पैसा आना चाहिए।
वो नहीं आ रहा है हमारे पास, इंडियंस के पास नहीं पहुंच रहा, वो किसके पास पहुंच रहा है? अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास ही पहुंच रहा है, क्योंकि ब्रिटिश का ही तो शासन है भारत पे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से क्या है, इंडिया घिरा हुआ है, चेंड है। जो भी प्रॉफिट पेनिट्रेट हो रहा है वो किसके जेब में जा रहा है? ब्रिटिश के जेब में जा रहा है। इंडियंस के पास कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। वो पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लगाया जा रहा है, वो पैसा ब्रिटेन के डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है। गंगा के किनारे से रिसोर्सेज उठा के थेम्स नदी के किनारे रिसोर्सेज डंप किए जा रहे थे। ये सिचुएशन है। फ्रॉम बीइंग एन नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इंडिया बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स within a century. This was the policy adopted by Britishers for India. इकोनॉमिक सेंस में हमने बात की। अब प्राइमरीली अगर देखें, इकोनॉमिक सेंस में जो हम बात करते हैं उस बात कंटिन्यू करते हुए प्राइमरीली देखें तो इंडिया को अगर आज भी देखा जाए, आज भी टिल टुडे, तो हम कहते हैं कि हाँ इट इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर पे जो बर्डन है ग्रेजुअली कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को समय है, मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है, ग्रो हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया ही एक अजीब सा एग्जांपल है कि वो सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में जंप कर गया विदाउट टचिंग द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अभी काम कर रहा है क्योंकि इतने हैवी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने का काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कर सकता है। सर्विस सेक्टर बिकॉज सर्विस सेक्टर नीड वेरी स्किल लेबर्स, प्रोफेशनल्स। और एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, अब उतनी पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर सकते इस पर बात। ठीक है, तो प्राइमरली 18th सेंचुरी इंडिया में सबसे प्राइमरी वर्क क्या रहा होगा इंडियंस का? ज्यादा सबसे ज्यादा डिपेंडेंस किस पे होगी? ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर, कृषि। जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, जो भी टैक्स पे किया जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट से पैसे लगाए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वो टैक्स कहां जनरेट हो रहा है? थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड चीज, इंडस्ट्रीज भी साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही है 18th सेंचुरी इंडिया में। इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बताया आपको ना कि वी वर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल उगा रहा है, फॉर एग्जांपल कॉटन, फॉर एग्जांपल जूट, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस। इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? उसको प्रोसेस करके फाइनल क्लोथ बना रही हैं, कुछ बैग्स बना रही है, कुछ भी बना रही है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव कर रही थी। हाँ, इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे मत समझिएगा कि वो क्या बोलते हैं एनर्जी पे, फ्यूल पे चल रही है, ऐसी बात नहीं है। फ्यूल पे नहीं चल रही है, ये बेसिकली लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, लेबर बेस्ड। मैनुअल वर्क ज्यादा हो रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल हैंडलूम का कार्य हो रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, ऑल ओवर इंडिया है। साउथ इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्थ इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां पे जिस चीज का कह लीजिए आपकी प्रोडक्शन होता है, जहां जिस चीज की मांग है वहां वैसी इंडस्ट्रीज हैं। आज भी वही सिस्टम है, पहले भी वही सिस्टम था। तो एग्रीकल्चर का भी एग्जिस्टेंस है और इंडस्ट्रीज का भी एग्जिस्टेंस है। अब ये बात है कि एग्रीकल्चर का इतना एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री डिपेंडेंट, फिर पॉवर्टी क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर में ये स्थिति है कि सामंतवाद, फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में 18th सेंचुरी में। लैंड होल्डिंग कुछ ही लोगों के पास है, ज्यादातर लोग उस लैंड पे लेबर है, जिनको कहते हैं लैंडलेस लेबर्स। ज्यादातर लोग क्या है, उस पे लेबर है। भूमि कुछ लोगों के पास ही है, जमीन कुछ लोगों के ही पास है, उस पे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, उस पे काम करते हैं, उसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। पैसा मिल गया, उसी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मिल गया, लेकिन उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है, बहुत कम ओनरशिप थी। इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्री के साथ ये है कि जो स्किलफुल होगा वही इंडस्ट्रीज में काम कर पाएगा। बेसिकली ये कह लीजिए कि ये पैटर्न वंशानुगत था, वंशानुगत हेरिडेटरी सिस्टम था। ये कुम्हार का बच्चा है, बचपन से वो पिताजी को देख रहा है कि कुम्हार किस तरह से घड़े बना रहे हैं, किस तरह से ये डिजाइनिंग कर रहा है, वो वैसे सीख लेता है। हैंडलूम चलाने वाले
का बेटा है, वो बचपन से देख रहा है, बच्ची है उसकी बचपन से देख रही है कि हाँ इस तरह से काम किया जाता है, वो उससे अडॉप्ट कर ले रहा है। तो स्विच करने का ऑप्शन बड़ा लिमिटेड था, स्विच करने का कि किसान के घर का लड़का है वो जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में नहीं, वो एग्रीकल्चर में ही जिंदगी बीत जाती थी। पहले पिताजी ने काम किया, फिर बेटे ने क्या काम किया, फिर उसके बेटे ने काम किया, ऐसे करते करते जिंदगी बीतती थी। बात समझ रहे हैं? दोनों चीज की एग्जिस्टेंस थी, इंडस्ट्रीज की भी और एग्रीकल्चर की भी। तो ऐसी इकोनॉमी थी बेसिकली 18th सेंचुरी इंडिया में। और सबसे बड़ी चीज जो कंट्रास्ट को 100% फॉर श्योर प्रूव करेगी कि हाँ इंडिया वॉज लैंड ऑफ कंट्रास्ट, पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है साइड बाय साइड, इंडिया वॉज कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्स 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, अप्रॉक्स 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इंडिया 18th सेंचुरी के स्टार्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा था। 23% इज ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट आप 1/4 कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया कर रहा है। उसके बाद भी पॉवर्टी, कंट्रास्ट बिल्कुल। एग्रीकल्चर की बात, इकोनॉमी सेंस के देखने के बाद अगर हम सोशल स्फीयर में देखें, सामाजिक स्फीयर में देखें, सामाजिक संरचना लिख लीजिए इसको, सामाजिक संरचना सोशल स्फीयर सेंस में अगर हम देखें इसको तो हम क्या देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी 18th सेंचुरी जो इंडियन सोसाइटी है पैट्रियार्कल, सीधी सी बात है, पैट्रियार्की चली आ रही है, पैट्रियार्कल थी। विमेन की कंडीशन बेहतर नहीं है, चाहे वो किसी क्लास की विमेन हो, अपर क्लास की विमेन है, लोअर क्लास की विमेन है, लगभग सबकी कंडीशन सेम है। लोअर क्लास की विमेन जो है, क्लास कहने का मेरा इन द सेंस ये है कि जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम जो है, मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं। और सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक सेंस में जो प्रॉस्पेरिटी, जो गरीबी गिनी गई ना कि हाँ ये गरीब है, ये नहीं है, ये बहुत रईस है, ये अमीर है, पैसे के सेंस में गिना जाता है, धन के सेंस में गिना जाता है, कितनी होल्डिंग है आपके पास, उस सेंस में कह रहा हूं मैं अपर क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास की जो वुमेन है उन्हें काम करने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, फैमिली को हाथ बटाना ही पड़ेगा, खेतों में इंडस्ट्रीज में हाथ बटाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बड़े क्लास की वुमेन है उनको घर से निकलना बैन है, पर्दा सिस्टम है, एजुकेशन नहीं है, विडो रीमैरिज नहीं है, चाइल्ड मैरिज है, प्रिवेलिंग है बहुत, रीमैरिजेस नहीं कर सकते, मल्टीपल वाइफ्स का भी एग्जाम्पल बहुत देखा गया। बेसिकली ये जो राजपुताना एरिया है, जो आज का राजस्थान है, वहां पे अवध के कुछ हिस्से, बंगाल, जो काफी संपन्न इलाके थे, वहां पे ये चीजें ज्यादा देखने को मिली। मेन और वुमेन में इक्वेलिटी नहीं है, अपर क्लास लोअर क्लास में स्ट्रिक्ट डिवीजन है। एंड द मोस्ट बिगेस्ट कह लीजिए जो सबसे बड़ी अंकुश था, जो सबसे बड़ा कलंक था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी 18th सेंचुरी इंडिया में, हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, जिसको हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 बैन करता है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, अपर क्लास के लोग लोअर क्लास या जिसको दलित वर्ग कह के रेफर किया गया उससे दूरी बनाए रखते थे। सामाजिक संरचना ये है, सोशल स्फीयर ये है। वननेस की कमी थी, किसकी कमी थी? वननेस, एक की भावना, एक होने की भावना कि हम एक हैं, इसकी कमी थी। और बताया आपको कि 1707 में क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब पीड़ित हुई, स्टेट्स आपस में बंटने लगे थे, वननेस की कमी फिर से देखने को मिली। समाज की स्थिति यह है, दो बड़े रिलीजन जो प्रैक्टिस हो रहे थे,
हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम डिवीजन था, खटास नहीं थी, आपस में खटास नहीं है, डिवीजन है, क्लियर डिवीजन है। आपकी पद्धति अलग, हमारी पद्धति अलग, हमारा पैटर्न अलग, आपका पैटर्न अलग, आपके त्योहार अलग, हमारे त्योहार अलग, हमारा मानना अलग, आपका मानना अलग हो सकता है, बट आपस में एक दूसरे को लेकर डिसकंटेंट नहीं था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि डिसकंटेंट इतना हैवी हो गया, इतना हैवी डिसकंटेंट हो गया कि आगे चलते चलते, आगे देखते देखते हम क्या देख रहे हैं कि भैया एक समय ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान की मांग उठ जा रही है। ये नहीं कह रहा मैं सारी मुस्लिमों से ये मांग की, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस पार्टी का सस्टेन करना ही अपने आप में ये बता रहा है कि खटास डाली गई, दोनों में डिफरेंस डाले गए। और ऑब्वियस कौन जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे, आप सबको पता है, द ब्रिटिशर्स, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, वही आउट किया गया था। कमी अपने अंदर थी, समझना चाहिए था। चलिए, हिंदूज और मुस्लिम्स वर डिवाइडेड, आपस में बटे हुए थे। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, एजुकेशन थी, लिमिटेड थी। अपर क्लास के मैन को, अपर क्लास के जो चिल्ड्रन होते थे, एजुकेशन थी, अच्छी थी, मिलती थी। बेसिकली शुरुआती पढ़ाई गुरुकुल में होती थी और मुस्लिम्स के बच्चों की पढ़ाई बेसिकली मदरसा में होती थी। वुमेन को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, सोसाइटी बहुत रिजिड थी, बहुत स्ट्रिक्टेड थी। बात क्लियर? ये एजुकेशन सिस्टम हो गया, सोसाइटी आपने समझ ली। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? राजनीतिक स्थिति क्या है 18वीं शताब्दी में भारत की? राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 18वीं शताब्दी की शुरुआत होते ही राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। वही सेम बात, 1707, द ईयर ऑफ 1707, द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होते ही क्या हुआ कि एक जो सेंट्रलाइज इंडिया था, एक जो केंद्रीकृत भारत था, सेंट्रलाइज इंडिया था, जिसको औरंगजेब ने बांध के रखा था, हाथ से छूट गया। अब एक वो शासन, वो लगाम हाथ से छूट गई, तो इसके बाद जितने भी महत्वाकांक्षी राज्य हैं, बात समझिए, सारे राज्यों में महत्वाकांक्षा है कि हम स्वतंत्र रहें, हम स्वतंत्र रहें, हम इंडिपेंडेंट रहें। Most of the states have this aspiration that they want to live independently. So, after the death of Aurangzeb, they saw an opportunity to become independent, and they did so. Many of the states, Hyderabad, Awadh, Bengal, Mysore, many of the states did that. They challenged the central Mughal authority. And they knew very well that the leaders of these time, after Aurangzeb leaders, matlab the second phase of Mughal rule, those rulers are not so capable. They are not so capable that they can contain us. उनको लगा, उन राज्यों को, उन प्रांतों को लगा कि भैया अब जो शक्ति पे बैठे हैं, जो शासक बैठे हैं, वो इतने मजबूत नहीं है कि हमें अब रोक सकते हैं अलग होने से, स्वतंत्र होने से। बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ 1707 और औरंगजेब की डेथ के बाद। स्टेट्स अब बाइफरकेट होने लगे। जो राज्य हैं, जो प्रोविंसेस थे, जिन प्रोविंसेस को मिला के एक मुगल एम्पायर बनता था, अब वो क्या हो रहे हैं? प्रोविंसेस अलग हो रहे हैं और एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, एम्पायर टूट रहा है, स्टेट्स अपने आप को अलग कर रहे हैं। अब स्टेट्स अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि भाई स्टेट्स अपने आप को अलग करें, ठीक, लेकिन स्टेट्स भी तो महत्वाकांक्षी हैं। मराठा के अंदर एस्पिरेशन है कि हैदराबाद का क्षेत्र हमारे अंदर हो, निजाम को या हैदराबाद को एस्पिरेशन है मैसूर का क्षेत्र हमारे अंदर हो,
अवध के अंदर ये एस्पिरेशन है कि हम और एक्सपेंड करें, बंगाल के अंदर है कि हम और एक्सपेंड करें। तो ये जो महत्वाकांक्षा है जो ये जो एस्पिरेशन है एक्सपेंड करने की, वो क्या कर रही है, क्लैश ला रही है स्टेट्स के, प्रोविंसेस के बीच में। वो एक कारण बन रही है, वो एस्पिरेशन एक कारण बन रहा है, इनके बीच में एक टसल का, एक राइवलरी का कारण बन रहा है। और ऑब्वियस सी बात है राइवलरी होगी और राइवलरी से क्या होगा, स्टेट्स आपस में और कमजोर होते जाएंगे, वननेस की कमी होगी, जो मैंने अभी बात की, वननेस की कमी होगी, कमी से जाहिर सी बात है कमी होगी। और इसका फायदा फिर से कौन उठाएगा, द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स फायदा उठाएंगे बिकॉज दे वर द बिलीवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड दे आर सीइंग हियर द स्टेट्स आर ऑलरेडी डिवाइडेड, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट्स कैच अप ऑन द सिचुएशन। बड़ी क्लियर बात थी कि जब डिवाइडेड ही हो तो वो काम तो हमें करना ही नहीं है, वो काम तो तुमने करके दे दिया। उल्टा फ्यूलिंग की, पीछे से फ्यूलिंग की, हाँ हाँ लड़ो लड़ो लड़ो। मराठास का साथ दिया मैसूर के अगेंस्ट, मराठास के अंदर की लड़ाई रघुनाथ राव का साथ दिया अन्य पेशवाओं के खिलाफ। बाद में होलकर्स को, गायकवाड्स को आपस में लड़ा रहे हैं। ये सब चीजें देखने को मिल रही है। तो पॉलिटिकली अगर देखें तो स्टेट्स, प्रोविंसेस डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, प्रोविंसेस की अपनी खुद की पॉलिटिक्स चल रही थी साइड बाय साइड। जो इंपायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, ऐसे शासक गद्दी पे आ रहे थे जो कैपेबल नहीं थे। और इस चीज के साथ साथ एक्सटर्नल एग्रेशन भी देखने को मिला हमें, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिला। कैसे बताया था आपको, 1761 अहमद शाह अब्दाली का अटैक, कंटिन्यूअस अटैक, लगातार अटैक होता था। ऐसा नहीं कि अटैक एक बार हुआ, दो बार हुआ, कंटिन्यूअसली कई बार अटैक हुए। प्लंडरिंग होती थी, हैवी प्लंडरिंग होती थी इंडिया की। और उन प्लंडरिंग में सबसे बड़ा लॉस क्या होता था कि जो हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे, हमारे बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हुआ करते थे, दिल्ली, आगरा, कानपुर, सूरत, इन क्षेत्रों पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। वहां से धन लूटा जाता था। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जहां एक्सटर्नल अग्रेशन होगा, तो वो भले वो कितना इंपॉर्टेंट या कितना बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हो, उसका डिसइंटीग्रेशन तो होगा ही होगा। और ग्रेजुअल वो डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता भी है। वो डिसइंटीग्रेशन एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से भी है, और साइड बाय साइड इन जो शासक अब बैठे हैं मुगल गद्दी पे 1707 के बाद, उनके इनकैपेबिलिटीज की वजह से भी उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, समय के साथ हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ यूरोप बढ़ रहा था, इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। हम एक कदम पीछे कर रहे थे, ये स्थिति थी। तो क्यूमुलेटिवली सारे फैक्टर्स मिलके आपको दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जो लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, और किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर पे। जो पहले इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थे, अब किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस होगी, क्या होगा, एग्रीकल्चर बर्डन बढ़ेगा, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कम होगी। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू पॉवर्टी। बात समझ रहे हैं? ये सीन चल रहा है फिलहाल। मतलब इकोनॉमी को अगर सही सेंस में हमें रन करना है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। आज के सेंस में अगर देखें, जो भी कंट्रीज आप फॉर एग्जांपल उठा के जितने भी कंट्री देख लीजिए, जो कंट्री भी पॉलिटिकली स्टेबल हैं, वो ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल प्रॉस्पेरिटी की राह पे, डेवलपमेंट की राह पे आगे उनको बढ़ना ही बढ़ना है। और जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान आपको देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपको सीरिया देखने को मिलेगा, जहां पे अनस्टेबिलिटी है, वेनेजुला है, सूडान वगैरह है। वहां पे आपको देखिए कितनी दिक्कतें सामना करना पड़ता है लोगों को, जनरल कॉमन मासेस बहुत सहती है बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रगल। तो हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, स्टेट्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, एक बड़े शासन का कोलैप्स हो रहा है,
साइड बाय साइड डेथ ऑफ औरंगजेब, प्रोविंसेस एम्पायर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और इसी को अगर दूसरे सेंस में कहें तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है। अब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है तो भैया शक्ति पे कोई तो बैठेगा, शक्ति पे कौन बैठेगा? तो आफ्टर मुगल्स द माइटी ब्रिटिशर्स। 18th सेंचुरी इंडिया का ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा, वी वर नेट एक्सपोर्टर, एंड लेटर 19th सेंचुरी का एंड आते आते वी बिकेम नेट इंपोर्टर। हमने सोशल स्ट्रक्चर देखा, कास्ट बेस्ड डिवीजन है, जेंडर बेस्ड डिवीजन है, हिंदू मुस्लिम्स डिवाइडेड है, नॉट टू एन एक्सट्रीम एज बट डिवाइडेड है। हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है इंडिया पे। ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो क्यों पा रहा है? बात यही, सबसे बड़ी बात ये कि जब तक औरंगजेब था तब तक ये एक्सटर्नल एग्रेशन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन औरंगजेब के बाद ये एक्सटर्नल एग्रेशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन जो कर रहे हैं, जो अब्दाली फॉर एग्जाम्पल अब्दाली है, उसको पता है कि भैया यहाँ शक्ति पे कौन बैठा है, यहाँ औरंगजेब बैठा है, इतनी बड़ी सत्ता को हम चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जब औरंगजेब नहीं है तब इनको भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भैया तब तो बहुत इजीली हम अटैक कर सकते हैं, प्लंडर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये केस है। और इकोनॉमी सेंस में आप ये भी देख लीजिएगा कि जब हम नेट एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया क्या था? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड्स में एक्टिव था। जब 23% हम वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या है, हम वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एजुकेशन आपने देख लिया, एजुकेशन सिस्टम कैसे था? एलिमेंट्री एजुकेशन थी, बढ़िया, बेहतरीन थी, अच्छी थी, ठीक थी, नॉट बेहतरीन, ठीक थी। हायर एजुकेशन लिमिटेड था। ये जो सोसाइटी में कमियां है ना, देखिएगा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कितना इंटरलिंक्ड है। बात समझिएगा, सारे सब कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है, ना सिंगल चैप्टर ना सिंगल टॉपिक। आइसोलेशन में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। यही एनालिटिकल माइंड हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना है कि जो फर्दर आने वाले चैप्टर्स हैं कैसे इन चैप्टर से लिंक्ड है। जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, जो वुमेन को लेकर प्रॉब्लम है, बात समझिए। जो हमें अपने हमारे पास्ट को लेकर दिक्कतें हैं, पास्ट को लेकर दिक्कतें मतलब कि क्या, हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे, इस समय दबे हुए थे। यूरोपियन इन बाद में जाके हम क्या देखेंगे कि यूरोपियन इनविंसिबिलिटी की थ्योरी हम मानने लगते हैं कि यूरोपियन इनविंसिबल है, उन्हें हराया नहीं जा सकता। ऐसा माइंड में हमारे फीड किया जाता है। उन चीजों को, उन बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज में जो कुरीतियां हमारे प्रिवेल कर रही होंगी उनको ये चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, ऐसे थिंकर्स आएंगे। राजा राम मोहन रॉय आएंगे, दयानंद सरस्वती आएंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आएंगे, विवेकानंद आएंगे, हेनरी विवियन डेरोजियो आएंगे, प्रार्थना समाज आएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी आएगी, गांधी के विचार आएंगे, अंबेडकर आएंगे। ये क्या करेंगे? समाज में जो कुरीतियां चल रही उस पर कटाक्ष करेंगे, उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, उनका लोगों में जागरूकता की भावना पैदा करेंगे। क्योंकि जब हम एक नहीं है तो हम इतनी बड़ी शक्ति को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। हमारा 18th सेंचुरी इंडिया के बाद लगातार हम पॉलिटिकली दबते क्यों गए? उनके अधीन हम क्यों होते गए? इसीलिए क्योंकि हम एक नहीं थे, वननेस की कमी थी। और वननेस की कमी क्यों थी? ऑब्वियसली बात है, रिलीजन के नाम पे, सोशल बेसिस के नाम पे, कास्ट बेस्ड पे we were divided. It was a very golden opportunity for the Britishers, for European powers, for foreign power to control us, and we let them do so. So this chapter will always be seen as a renaissance for India. We will discuss this later. क्लासेस में आपको
फैक्चुअल चीजें तो चलिए ओवर द पीरियड टाइम देखने को मिलेंगे आपको। फैक्चुअल कंटेंट आपके पास जमा करने का बहुत से सोर्सेस होंगे कि भाई जहां से आप फैक्चुअल कंटेंट उठा सकते हैं। बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी वेबसाइट है, बहुत से कंटेंट है, लैक्स ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मेरा फोकस रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे हमारा फोकस रहेगा। कंसेप्ट कैसे बनाएं, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री हो, सोशल हिस्ट्री हो, किसी सेंस में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो इवेंट क्यों हो रहा है, उस इवेंट की क्या इफेक्ट हुए, इफेक्ट्स भी जानने होंगे। कॉज एंड इफेक्ट का बहुत बड़ा गेम है हिस्ट्री। कारण से कोई घटना हुई, उस घटना के क्या प्रभाव हुए, ये जानना होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे हमारा फोकस रहेगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज डू शेयर एंड प्लीज गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।